गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा आज का व्याख्यान चोल प्रशासन पर केंद्रित होगा। चोल वंश दक्षिण भारत का महान वंश था एवं भारत के इतिहास में अत्यंत प्राचीनतम वंशों में इसका उल्लेख मिलता है। यदि हम प्राचीन भारत का साहित्य पढ़ें तो हमें महाभारत में चोलों का उल्लेख मिलता है। मेगस्थनीज ने दक्षिण भारत के वर्णन में चोलों का उल्लेख किया है। अशोक के अभिलेखों में सुदूर दक्षिण में मौर्य साम्राज्य की सीमाओं से बाहर स्थित एक स्वतंत्र मित्र राज्य के रूप में चोलों की गिनती की गई है। संगम साहित्य में हमें आरंभिक चोल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। संगम साहित्य से ही हमें पता चलता है कि द्वितीय शताब्दी में चोल वंश का एक प्रसिद्ध शासक हुआ था करिकाल। करिकाल के पश्चात काफ़ी समय तक चोल वंश में कोई प्रतापी शासक नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप अन्य समकालीन पांड्य और चेर वंशों ने चोल राज्य पर आक्रमण करके उसके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और चोल वंश काफ़ी शताब्दियों तक एक नगण्य वंश के रूप में रहा। 9वीं शताब्दी में चोल वंश का फिर से उत्कर्ष हुआ और इस समय चोल वंश में राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल जैसे प्रतापी शासक हुए। इन्होंने न केवल चोल साम्राज्य का विस्तार किया, इसके साथ ही साथ एक सुव्यवस्थित प्रशासन तंत्र की भी स्थापना की। आज के इस लेक्चर में मैं इसी चोल प्रशासन के बारे में आपसे विस्तृत चर्चा करने जा रही हूँ। चोल प्रशासन के बारे में हमें चोल अभिलेखों से विशेष रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले हम चोल प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय शासन की बात करें तो केंद्रीय प्रशासन के तहत साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा था और प्राय उसका पद पैतृक होता था। कभी कभी राजा योग्यता के आधार पर छोटे पुत्रों को भी युवराज घोषित कर देता था। चोल अभिलेखों में किसी मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन उदनकुट्टम का उल्लेख अवश्य हुआ है और इतिहासकारों ने इसे पदाधिकारियों की कार्यकारिणी माना है। ये राजा के बहुत नज़दीक थे और राजा प्रत्येक कार्य इनकी सहमति से करता था। पदाधिकारियों में 2 प्रकार के अधिकारी मिलते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को पेरुंदरम कहा जाता था और छोटे अधिकारियों को शिरुत्रम कहा जाता था। राजा स्वयं दूरस्थ प्रदेशों तक प्रशासन पर अपनी नज़र रखता था और समय समय पर वह साम्राज्य का दौरा करता था। परम शक्तिशाली होते हुए भी चोल शासक निरंकुश नहीं था और साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों की सहमति से ही वह बड़े निर्णय लेता था। प्रांतीय प्रशासन की यदि हम बात करें तो संपूर्ण चोल साम्राज्य को अनेक प्रांतों या मंडलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक मंडल को कोट्टम में विभाजित किया गया और प्रत्येक कोट्टम को नाडुओं और नाडुओं को कुर्रम या ग्राम समूहों में विभक्त किया जाता था। इस प्रकार हमें ऊपर से नीचे के क्रम में जो प्रशासनिक इकाइयाँ मिलती है उनमें सर्वप्रथम राजा, फिर मंडल, उसके पश्चात कोट्टम, उसके बाद नाडु एवं आखिर में कुर्रम
मिलते हैं। राजराज प्रथम के शासनकाल में मंडलों की संख्या 8 या 9 थी। प्रशासन को चलाने के लिए पदाधिकारियों के अतिरिक्त जनता की सभाएं भी होती थी। नाडु की सभा को नाट्टर कहा जाता था। नगर और गांव में क्रमशः नगस्तार और उर नामक सभाएं थीं। चोल प्रशासन के अंतर्गत यदि हम राज्य की आय के साधनों की बात करें तो भूमि कर राज्य की आय का मुख्य साधन था। राजराज प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम के समय हमें ज्ञात होता है कि भूमि कर निर्धारित करने से पहले चोल नरेश भूमि का सर्वेक्षण कराते थे और भूमि के वर्गीकरण के आधार पर भूमि कर निश्चित करते थे। भूमि का सर्वेक्षण और वर्गीकरण समय समय पर होता रहता था, अतः एक ही गांव में भूमि कर के परिमाण में अंतर मिलता था। प्राय भूमि कर उपज का 1/3 भाग होता था। भूमि कर संग्रह करने का कार्य ग्राम सभाओं को था। भू राजस्व का निर्धारण सामान्यतः खेत की उर्वरता, सिंचाई की सुविधा एवं वार्षिक फसल चक्र को ध्यान में रख करके किया जाता था। आय के अन्य साधनों में वन संपदा, खाने, आयात और निर्यात कर और स्थानीय शुल्क आदि होते थे। चोल राज्य के अंतर्गत करों की संख्या काफ़ी अधिक थी, इसलिए हमें एक शासक कुलोत्तुंग प्रथम का उल्लेख मिलता है जिसने अनेक करों को समाप्त किया और शुंगन विर्त की उपाधि अर्थात करों को हटाने वाला की उपाधि उसने धारण की थी। आरंभ में ऐसा उल्लेख मिलता है कि चोल नरेशों के शासनकाल में कर वसूली मानवीय थी, लेकिन बाद में इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं कि सामंतवाद के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण कर वसूली में शारीरिक उत्पीड़न भी होता था। जो भी राजस्व इकट्ठा किया जाता था उसका उपयोग साम्राज्य के सैन्य संगठन, राजमहलों की शानो शौकत, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, दुर्ग निर्माण, प्रासाद निर्माण, राजमार्ग निर्माण और सिंचाई आदि व्यवस्थाओं पर किया जाता था। चोल शासक राजस्व का प्रयोग विशाल मंदिरों के निर्माण, बंदरगाहों और समुद्री जहाज बेड़ों के विकास पर किया करते थे। इसके अलावा राजस्व का एक बड़ा हिस्सा राजकीय दानों, यज्ञों और विभिन्न महोत्सवों पर भी खर्च किया जाता था। चोल काल में अकालों का भी उल्लेख मिलता है। ऐसी स्थिति में राज्य अकाल सहायता भी प्रदान करता था। चोल प्रशासन के अंतर्गत यदि हम न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश राजा होता था। चोल अभिलेखों में धर्मासन अर्थात अंतिम न्याय प्राप्ति हेतु राज दरबार का उल्लेख मिलता है। धर्मासन में निर्णय धर्मासन भट्ट अर्थात एक ब्राह्मण विद्वान की सहायता से लिया जाता था। मुकदमों पर आरंभिक निर्णय ग्राम पंचायतें लेती थी। छोटे छोटे मुकदमों का निर्णय स्थानीय निगम लेते थे। चोल वंश में दंड व्यवस्था उदार थी। हत्या जैसे जघन्य अपराधों के अतिरिक्त अन्य अपराधों में आर्थिक दंड अथवा सामाजिक अपमान करने का दंड दिया जाता था। जानबूझकर निर्मम हत्या करने के अभियोग में अभियुक्त का अंग विच्छेद, मृत्युदंड अथवा आजन्म कारावास की सजा भुगतनी पड़ती थी। मृत्युदंड प्राय हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा करके दिया जाता था। चोल शासकों के सैन्य प्रशासन पर यदि हम दृष्टि डालते हैं तो पता चलता है कि चोल शासकों ने एक विशाल सेना का गठन किया था। चोल सेना मुनरुकई महासेनी कहलाती थी, अर्थात इसके 3 अंग थे, पदाति, अश्वारोही और गजारोही। संपूर्ण सेना में लगभग 1,50,000 सैनिक होते थे।
राजा के अंगरक्षक विशेष विश्वसनीय व्यक्ति होते थे जिन्हें वेलैकार कहा जाता था। अंगरक्षक स्थायी सैनिक होते थे। सेना की विभिन्न टुकड़ियां अलग अलग छावनियों में, जिन्हें कड़गम कहा जाता था, उनमें रहती थी। युद्ध के मौके पर चोल सेना का नेतृत्व राजा अथवा युवराज करता था। युद्ध भूमि में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धाओं अथवा सेनापतियों को क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी जाती थी। सेना का संपूर्ण कार्य सेनापति के निरीक्षण में होता था। अन्य सैनिक पदाधिकारियों में महादंड नायक और नायक विशेष उल्लेखनीय थे। इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं कि युद्ध के समय चोल सेना क्रूरता का प्रदर्शन करती थी। स्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करना और नागरिकों के नाक कान काट लेना आदि के लिए चोल सेना कुख्यात थी। चोलों ने एक शक्तिशाली नौसेना का भी गठन किया था। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में चोलों की नौसेना विशेष रूप से शक्तिशाली हो गई थी और बंगाल की खाड़ी को उस समय चोलों की झील कहा जाने लगा था। और अपनी नौसेना के कारण ही चोलों ने चेर राज्य को पराजित किया था और लंका, मालदीव और श्री विजय साम्राज्य से उन्होंने टक्कर ली थी। अब हम चोल प्रशासन के सर्वाधिक प्रभावशाली अंग ग्राम प्रशासन की बात करें। चोल शासन व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा ग्राम प्रशासन था। चोल काल में ग्राम सभाएं केंद्रीय शासन के हस्तक्षेप से पूर्णतया मुक्त थी। इतिहासकारों ने इन्हें लघु गणराज्य भी कहा है। गांव में दो प्रकार की संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। उर, जो कि जनसाधारण की सभा थी, और सभा अथवा महासभा, जिसे पैरुनगुड्डी भी कहा जाता था, यह अग्रहार या ब्राह्मण वर्ग की सभा थी। ये संस्थाएं शासन चलाने के लिए अनेक समितियों में विभक्त थी। इन समितियों को वार्यम कहा जाता था। इन समितियों में संवत्सर वार्यम अर्थात वार्षिक समिति, टोट वार्यम अर्थात उपवन समिति, एरी वार्यम यानी तड़ाग समिति, पोन वार्यम अर्थात स्वर्ण समिति का उल्लेख उत्तर मेरूर अभिलेखों में मिलता है। अन्य अभिलेखों में उदासीन वार्यम का उल्लेख भी मिलता है। संभवतः यह विदेशियों के लिए गठित समिति थी। इसके अतिरिक्त धर्म वार्यम का भी उल्लेख मिलता है। प्रत्येक समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती थी। परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेखों में वार्यम के सदस्यों के निर्वाचन का ढंग पता चलता है। निर्वाचन के लिए ग्राम को 30 वार्डों में बांटा जाता था। निर्वाचन मतपत्रों अर्थात कुडवोलाई के आधार पर होता था। सभी चुनने योग्य उम्मीदवारों के नाम अलग अलग ताड़पत्रों पर लिख दिए जाते थे और उन्हें एक बर्तन में डालकर अच्छी तरह से हिलाया जाता था। जिन उम्मीदवारों के नाम की पत्ती निकल जाती थी वे निर्वाचित घोषित किए जाते थे। निर्वाचन 1 वर्ष के लिए होता था। वार्यम के सदस्यों की जो निर्वाचन प्रक्रिया थी उसके अंतर्गत उम्मीदवारों में कई योग्यताएं होनी आवश्यक थी। उनकी आयु 35 से 70 वर्ष होनी चाहिए थी। उन्हें वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञान अथवा 3/4 एकड़ भूमि पर अधिकार तथा एक वेद और एक भाष्य का ज्ञान होना चाहिए था, अथवा 1.5 एकड़ भूमि का स्वामित्व होना चाहिए था और इसके साथ ही साथ निजी घर में निवास कर रहे हों। इसके अतिरिक्त
कुछ आधार ऐसे भी थे जिनके कारण व्यक्ति को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता था। यदि वह पिछले 3 वर्षों में से किसी समिति का लगातार सदस्य रहा हो, यदि वह समिति की आय व्यय का हिसाब नहीं दे सका हो, यदि वह व्यभिचारी अथवा अपराधी हो, यदि वह चोरी के अपराध में दंडित किया गया हो, यदि वह शूद्रों के संपर्क से अपवित्र हो गया हो। इस प्रकार वारियम के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता था। ग्राम सभा के कार्यक्षेत्र की यदि हम बात करें तो इनके पास काफ़ी कार्य थे। यह मुख्य रूप से भूमि कर संग्रह का कार्य करती थी। प्रत्येक ग्राम की उर्वर और बंजर भूमि और वनों का लेखा जोखा रखती थी। भूमि की उपज के आधार पर यह भूमि कर निश्चित करती थी। भूमि कर नहीं देने वाले व्यक्ति की भूमि को सभा बेच भी सकती थी। भूमि संबंधी झगड़ों का निपटारा भी इनका मुख्य कार्य था। किसानों को संकट के समय सभा उनके भूमि कर में छूट भी दे सकती थी। भूमि के वर्गीकरण का अधिकार मात्र सभा को ही था। चोल शासक समय समय पर साम्राज्य की भूमि का सर्वेक्षण कराते थे, परंतु भूमि के वर्गीकरण में परिवर्तन करने से पहले उन्हें सभा से अनुमति लेनी पड़ती थी। गांवों में पुरानी सड़कों की मरम्मत कराना और नई सड़कों का निर्माण कराना भी सभा का कार्य था। खेतों की सिंचाई के लिए तालाबों और नहरों का निर्माण कराना भी सभा का ही कार्य था। सभा के अंतर्गत एक समिति न्याय संबंधी कार्य करती थी। अपराधी का पता लगाना, उसके ऊपर मुकदमा चलाना और दोषी होने पर उसे दंड देना इस न्याय समिति का कार्य था। इस प्रकार चोल काल में ग्राम सभाएं अपने सभी आंतरिक विषयों में पूर्ण स्वतंत्र थी। राज्य उनके कार्यों में तभी हस्तक्षेप करता था जब उनमें कोई भारी अनियमितता आ जाती अथवा उनमें कोई झगड़ा वगैरह हो जाता था। सामान्यतः चोल साम्राज्य के अंतर्गत केंद्र केवल साम्राज्य की सुरक्षा, विदेश नीति, आंतरिक शांति और लोक कल्याण के कार्यों को ही करता था। चोल अभिलेखों में नगर सभा का भी उल्लेख मिलता है। नगर सभा को नगरम कहा जाता था और ये प्राय व्यापारिक केंद्रों के प्रबंध कार्य हेतु होती थी। नगरम की प्रशासन व्यवस्था में मुख्य रूप से व्यापारियों को ही सम्मिलित किया जाता था। विभिन्न व्यापारिक मार्गों, प्रतिष्ठानों और उद्योगों पर कर की दरों का निर्धारण और वसूली का दायित्व नगरम का ही होता था। नगरों में लाई जाने वाली वस्तुओं पर कर निर्धारण और कर वसूली का कार्य भी नगरम ही करती थी। इस प्रकार चोल प्रशासन के अंतर्गत हमें स्वशासन की एक विकसित और प्रभावशाली प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। चोल शासकों ने जन कल्याणकारी कार्यों में भी अपनी रुचि दिखाई थी और उन्होंने विशाल सिंचाई परियोजनाओं का भी निर्माण कराया। उन्होंने अनेक विशाल बांध निर्मित करवाए और विस्तृत भू क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए नहरों का निर्माण कराया। राजेंद्र चोल ने अपनी नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम में एक विशाल तालाब का निर्माण कराया, जिसमें कोलेरून और वेल्लार नदियों के जल से आपूर्ति होती थी। चोलों ने वाणिज्य और संचार के साधनों का विकास करने के लिए विशाल राजमार्गों का भी निर्माण कराया था। इस प्रकार हमें चोल शासकों द्वारा स्थापित एक सुव्यवस्थित प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है, जिसकी मुख्य विशेषता थी सुदृढ़ केंद्रीय नियंत्रण और इसके साथ साथ स्थानीय स्वायत्तता का अद्भुत समन्वय।